अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं अज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। खैर हाज़िरी रही मेरी। जुमे वाले दिन मैंने लाइव शो भी नहीं किया और एतवार को राज प्रोग्राम भी नहीं चला। उसकी रीज़न ये है जी कि मैं, आप जिस तरह देख रहे हैं, अपने घर वापस लाहौर में आ चुका हूँ, अपनी ही सीट पे मौजूद हूँ अपनी इस चुड़ैल के साथ। फाजिलपुर शहर जिसका ज़िला राजनपुर है, वहाँ पे मैं वो सैलाब ज़दगान जो सब कुछ लुटा के घर गिर गया, छत हर चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन अब सर्दियाँ शुरू हो गई थी तो एक एहसास था कि उनके पास कम अज़ कम और कुछ नहीं तो गर्म रज़ाई ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए गया था कि एक गर्म रज़ाई चारपाई पे बिछाने के लिए गद्दा और एक तकिया हो, तो एक सेट बना के हम लोगों में तकसीम करें। अल्हम्दुलिल्लाह 100 तकसीम किए, 50 का आर्डर दे दिया, फिर एक 50 का आर्डर दे दिया जो तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह। मसला ये नहीं होता कि इमदाद पहुंचाई है, मसला ये है उन सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढना जो मांगने के लिए नहीं आते। जब मैं वहाँ पे होता हूँ तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, जी हम डूबे हुए हैं, हमें सामान चाहिए। ऐसे सफ़ेद पोश भी हैं जिन्होंने किसी के भी ज़िम्मे नहीं लगाया, लेकिन उनके घर में कोई चीज़ नहीं है, ना राशन ना रज़ाई, कुछ भी नहीं, खामोशी से बैठे हैं। ऐसे लोगों तक ढूंढना और उन तक सामान पहुंचाना सबसे बड़ा काम है। जो कभी किसी के पास चल के नहीं आए तो वहाँ पे कौन सी तस्वीर और कौन सा कैमरा, ये अभी वीडियोज़ भी मैंने बनाई, तस्वीरें भी खींची, जो रज़ाइयाँ दी हैं, या राशन का भी जो सिलसिला था। लेकिन राशन के टाइम भी और अभी भी जो सफ़ेद पोश लोग हैं वहाँ पे कोई तस्वीर कोई वीडियो नहीं बनाई हमने। जब उन्होंने पर्दा रखा हुआ है अपना, तो उस पर्दे को हम भी नहीं तोड़ सकते। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं। तमहीद बांधता हूँ कहानी से पहले इसलिए कि एक नेक अमल है अपनी आखिरत को संवारने के लिए, अपनी दुनिया को जन्नत बनाने के लिए, अपने उन कामों को जिनके अंदर रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन तरीका है ऐसे लोगों की मदद करना जो वो अल्लाह की मखलूक इस वक्त इमदाद की मुंतज़िर है। तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा डालिए, जितना आप हिस्सा डाल सकते हैं, जिस तरह भी आप करना चाहें। तो हम हाजिर हैं। जैज़ कैश है इसी नंबर पे +923136655500 और इस पे इजी पैसा भी, जैज़ कैश भी आप भिजवा सकते हैं। बाहर मुल्क से अगर कोई भेजना चाहता है तो मेरे व्हाट्सअप का यही सेम नंबर +923136655500, इस पर आप मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ लिखिए CASH कैश, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको अकाउंट नंबर चाहिए, तो मैं आपको अकाउंट नंबर अपना सेंड कर दूंगा, आप उसमें भी मुझे भेज सकते हैं। एक्सप्लेन कर दिया कि छुट्टी क्यों हुई, वापस आ गया हूँ। बहुत थका हुआ, उसके बावजूद भी स्टोरी की छुट्टी नहीं कर सकता, नींद से बहुत बुरी हालत है, लेकिन स्टोरी रिकॉर्ड करके सोऊंगा। आसिम खान, जिन्होंने एबटाबाद KPK से ये मुझे कहानी भेजी है, रियल नेम उनका आसिम खान है, एबटाबाद से उनका ताल्लुक़ है। ये मैं लाइन उनकी पढ़ने जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा इस कहानी को, पहले मैं लाइन पढ़ दूँ। आई एम फ्राम एबटाबाद KPK। वैसे तो मेरी सारी ज़िंदगी ही एक हॉरर मूवी जैसी है जिसका कोई एंड नहीं। पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत, पर लिख रहा हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अल्लाह पाला और दुआ सारी भेजी हुई है। वो खुद ये कहानी भेजते हुए फ़ैसला कर रहे थे कि मुझे नहीं पता मुझे ये कहानी लिखनी चाहिए या नहीं। और जो उन्होंने लिखा है ना कि मेरी कहानी जो है एक हॉरर मूवी जैसी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने जब इस कहानी को पढ़ा तो मुझे लगा इस पे वाकई एक हॉरर मूवी बन सकती है। बहुत ऐसी कहानी जो वाक़यात से मुसलसल भरी पड़ी है आसिम खान की। और मैं आज कोशिश करूँगा, उन्होंने जितने वाक़यात बताए हैं, मैं खुद भूल रहा था, इसके पार्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं हक़ अदा करने के लिए कि जो उनके साथ ज़िंदगी में वाक़यात हुए हैं, जो उनके साथ बीती है, वो सारे कहानी का हिस्सा अगर बनाना चाहूँ तो फिर मुझे इसके पार्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आप बोर नहीं होंगे, आपको मज़ा से मज़ा आता जाएगा। हाँ, आप ये ज़रूर कहेंगे जी आज ही दूसरा पार्ट भी सुना दें, लेकिन कोई बात नहीं, गैप नहीं आएगा, एक आज, एक कल, एक परसों। कहानी कुछ यूँ है कि आसिम खान, जो रियल नेम है आसिम, जब पैदा हुआ ये बच्चा
तो एक ऐसी फैमिली में आंख खोली जो एक खुशहाल घराना था। पैसे की रेल पेल थी, एक कनाल 10 मरले का घर था। वाले साहब सऊदी अरब में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब करते थे, जिसकी वजह से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बच्चों की जो परवरिश हो रही थी बहुत ही अच्छी, खाते पीते माहौल में, पैसों वाले माहौल में हो रही थी। वहीं पे घर में एक बच्चा जिसकी आमद हुई, नाम उसका आसिम रखा गया। वो बहुत ही हसीनो जमील बच्चा था, बहुत ही खूबसूरत बच्चा, ऐसा बच्चा जिसको चांद का मुखड़ा कहा जाए तो गलत ना होगा। जो भी देखता देखता ही रह जाता और कहता, क्या खूबसूरत अल्लाह ने चांद का टुकड़ा पैदा किया है। पैदाइश के वक्त भी खूबसूरत था और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो नक्श और खूबसूरत होने शुरू हो जाते हैं, और इस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अभी तक तो जो चर्चे थे उसकी खूबसूरती के थे, हालात जिंदगी उसके साथ क्या करने जा रही थी कोई भी नहीं जानता था। तकरीबन आसिम 3 से 4 साल का तकरीबन जब हुआ, अपनी नानी के घर गया हुआ था। ये एक गर्म दोपहर थी, वो नानी के घर पे था कि एकदम खेलते खेलते वो बच्चा घर से बाहर आ गया। और जब घर से बाहर आया तो घर के साथ ही एक छोटी सी नदी टाइप सी थी, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 4 फुट और 2-2.5 फुट गहरा था। उसमें उस वक्त पानी तो नहीं था, वो सूखा हुआ था। वो बच्चा अकेला खेलता खेलता उसके करीब चला गया, यहां तक कि उसको एहसास ना हुआ। जब उसको बिल्कुल करीब गया तो वो इस अंदाज में खड़ा देख रहा था कि ये क्या है। शहर की जिंदगी गुजारने वाला बच्चा देहात में अपनी नानी के घर में जब उस नदी को समझ भी नहीं पा रहा था और अबूर करना चाह रहा था कि वहीं से गिरा, और ऐसा सर के बल गिरा कि उसके सर से खून बहने लगा और उस नदी के अंदर गिर गया। अब जो वो रास्ता था वो सुनसान था, वो जगह सुनसान थी, और ऊपर से कड़कती दोपहर जब कोई भी वहां से नहीं गुजरता। और स्पेशली दोपहर के टाइम में घर वाले घर में हो और बच्चा कोई छोटा सा बाहर निकल जाए और आके एक ऐसी नदी में गिर जाए, है तो खुश्क, उसमें पानी तो नहीं है, लेकिन उस बच्चे का उस नदी में से निकलना भी अजाब है, स्पेशली जब उसके सर में चोट लग चुकी हो, खून बह रहा हो। चांस ही नहीं है कि इस वक्त दिन को यहां से कोई गुजरेगा, उसकी निगाह इस बच्चे पे पड़ेगी और उसको उठाएगा। वो मासूम वहां पे रो रहा था। वहीं पे कहता है कि मुझे आज भी याद है, मैंने देखा एक काली स्याह औरत सी ऊपर आके खड़ी हो गई। उसने आके मुझे देखा, वो वहां से शायद कोई गुजर रही थी, वहां उसी देहात की रहने वाली थी, मैं उसे नहीं जानता था। उसने ना सिर्फ मुझे हाथ से पकड़ के बाहर निकाला, बल्कि वो मुझे लेके चल पड़ी, सीधा नानी अम्मा के घर गई, दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल हो गई। जब नानी के सामने मुझे पेश किया गया तो मेरे लिए हैरत की बात जो आज तक मैं भूल नहीं सका, मेरी नानी जो इतनी बाकिरदार थी, दुनिया मोहल्ला सब उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे, हुस्न इखलाक की बहुत अच्छी थी, तबीयत में बहुत प्यार था, रहम दिली थी, कभी गुस्सा करते नहीं देखा था, कभी किसी को डांटते नहीं देखा था, दुआएं देते हुए लोगों का ख्याल करते हुए देखा था। और वो औरत जब उनके उस बच्चे को जो गिरा हुआ, जिसके सर में खून है, चोट है, उठा के लाती है, तो वो उसका शुक्रिया अदा नहीं करती, बल्कि उसको डांटना शुरू कर देती हैं। मासूम है, जहन कच्चा है, बात समझ नहीं पा रहा, लेकिन इतना जरूर एहसास हो रहा है शाबाश नहीं मिल रही, उस औरत को डांटा जा रहा है। इस हद तक डांटा गया कि आज भी लफ्ज याद हैं। नानी ने कहा, निकल जाओ, अभी अभी मेरे घर से निकल जाओ तुम। एक ऐसा माजरा था कि बजाय कि एक औरत हेल्प करके लाई है, अगर वहां पे कोई ना पहुंचता, मदद ना करता, तो कुछ भी हो सकता था, खून बह रहा था। तो पहली दफा ऐसा था, वो बच्चा भी परेशान हो गया कि नानी ने उसको डांट के भगा दिया, घर से निकलने का हुक्म दे दिया। उस वक्त वो इस बात को बिल्कुल ना समझ आया और उस औरत ने भी उस बच्चे को छोड़ा और उसके बाद चुप करके उस घर से चली गई।
वापस अपने घर पहुंचा माँ और दादी के पास, तो जाते ही बीमार हो गया। ऐसा बीमार हुआ जो बच्चा सबके साथ मानूस था, सबके साथ बातें करता था, उसने घर वालों को ही पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो जान को कर रहा था, जान के कर रहा था, बल्कि ऐसा उससे हो रहा था, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था, या उसका दिमाग कैसा माउफ हुआ था कि उसको कुछ भी नहीं पता था। अगर वो बातें कर रहा था तो फूलों के साथ, दरख्तों के साथ, पौधों के साथ। माँ, दादी या घर में किसी बहन भाई, किसी फर्द से भी वो बातें नहीं कर रहा था, खामोशी में था और सिर्फ पौधों और फूलों से बैठा वो बातें करता था। और जब माँ, दादी, घर वाले उसके पास आते तो वो किसी को भी पहचान नहीं रहा था, जिससे घर वालों को अंदाजा हो गया कि बच्चा नॉर्मल नहीं है। ऐसी सूरत में एक ही हल था कि इसको फौरन अस्पताल लेके जाया जाए और इसका इलाज कराया जाए। वो कहते हैं आसिम को वो लोग अस्पताल ले गए, उसका काफ़ी अरसे तक इलाज होता रहा, वहां से वो ठीक होके आ गया। डॉक्टरों की नज़र में वो बिल्कुल परफेक्ट होके आ गया था, लेकिन जिंदगी का एक नया दौर जो उस औरत की वजह से एक नई राह पे चल पड़ा था, वो अब शुरू होने जा रहा था। घर में ही था कि एक दिन सारे ख्याल कर रहे थे कि दादी के कमरे में था और टीवी चल रहा था, टीवी देखने के लिए बैठ गया। उसके अम्मी, अबू, बहन भाई सारे कमरे में सो रहे थे। एक ऐसा बड़ा घर था जो एक कनाल 10 मरले पे तो था, लेकिन यहां पे खुबानी के, आलू बुखारे के और भी मुख्तलिफ फलों के दरख्त लगे हुए थे। खुबानी, आलू बुखारा तो बाकायदा ये फल उगते थे, और भी इस तरह के फ्रूट्स के काफ़ी दरख्त थे इस घर के अंदर, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर था। ये तकरीबन 1.5 कनाल का घर बनता है। अम्मी, अबू, बहन भाई एक कमरे में सो रहे थे और ये दादी के कमरे में बैठा टीवी देख रहा था कि उसको एहसास हुआ अब मुझे जाके सो जाना चाहिए। चलते हुए जब वो अपने माँ बाप के रूम में दाखिल हुआ तो एहसास हुआ अंदर घुप अंधेरा है और सब गहरी नींद सो रहे हैं। उस बच्चे का बेड तक पहुंचना अंधेरे की वजह से मुश्किल हो रहा था। अब वो दरवाजे में खड़ा सोच रहा था कि मैं आगे कैसे बढ़ूं और बिस्तर तक, बेड तक कैसे पहुंचूं, कि उसी लम्हे उसके इर्द गिर्द 3, 4 से 5 फुट गोलाई में एक रोशनी सी बन गई। गोल दायरे की शक्ल में 4 से 5 फुट गोलाई में एक सफेद रोशनी सी बन गई, और वो एक ऐसी सफेद रोशनी थी कि उसने रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। आसिम उसी सफेद रोशनी की मदद की वजह से आगे बढ़ रहा था, और वही दायरा जो इसके इर्द गिर्द मौजूद था वो भी आगे बढ़ता जा रहा था। बगैर जुबान के जैसे पैगाम दे रहा हो, ये रोशनी, ये उजाला, ये गोल दायरे में जो रोशनी सी है तुम्हारे लिए है, आसिम आगे बढ़ो, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए कोई रोशनी बनाई गई है। और यहां तक कि वो रोशनी बिल्कुल बेड के करीब पहुंच गई। जैसे ही उसको बेड अपना नजर आ गया तो वो बेड के ऊपर चढ़ गया और सोने के लिए लेट गया। हैरत की बात यह थी, उस रोशनी ने जहां जहां से वो गुजरा था उसको रास्ता तो दिखाया था, लेकिन उस रोशनी को या तो कोई देख ही नहीं पाया था या सब इतनी गहरी नींद सो रहे थे, उस रोशनी का किसी को भी एहसास नहीं हुआ था। वो बहादुर भी बहुत था, वो जितना खूबसूरत था उतना ही बहादुर भी था। उस रात वो सो गया। अगली रात वो उसी तरह अपने बिस्तर पे लेटा था कि उसने देखा उसके पांव वाली साइड पे जैसे कोई परिंदा है और फड़फड़ा रहा है। अभी वो सोया नहीं था, घर वाले सो चुके थे, तो उसको जैसे एहसास हुआ कोई परिंदा है तो उसने गर्दन को उठाया और पांव की तरफ देखा तो वहां पे कोई भी परिंदा तो नहीं था, फड़फड़ाने की आवाज जरूर थी। एक ऑफ कैमरा स्टोरी में आपने तोते को देखा था जो मेरे कंधे पे बैठा फड़फड़ाना शुरू हो गया था, ऐसे ही परों के फड़फड़ाने की आवाज थी। और उसी लम्हे उसकी आंखों ने देखा एक ब्लैक सा परिंदे की तरह का था, वो उड़ता हुआ उसके पांव से आहिस्ता आहिस्ता उसके सर की तरफ आया और उसके बाद
गायब हो गया। एक ऐसा मंजर था कि कोई भी बच्चा उसकी जगह पे होता तो खौफ के आलम में डर जाता, चीखें मारता, लेकिन वो ना डरा, ना उसको कोई भी खौफ का एहसास हुआ, वो उसी तरह लेटा रहा। और अक्सर अब ऐसा होता, वो रात को अपने बिस्तर पे लेटा होता तो कोई ना कोई चीज सर से पांव की तरफ जाती, पांव से सर की तरफ, लेकिन उसको कोई भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। वक्त बढ़ रहा था, उसको मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वक्त बढ़ रहा था, उसको मुख्तलिफ शक्लें भी नज़र आ रही थी, लेकिन उसके अंदर रत्ती बराबर भी खौफ नहीं था। अक्सर रात को लेटे लेटे वो उठ जाता और उसका दिल करता तो वो अपने कमरे से आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा चलता हुआ बाहर आ जाता। सारे घर वाले सो रहे होते, पूरा घर खामोशी में डूबा होता। वो बड़ा 1.5 कनाल का घर जिसके अंदर काफी ज्यादा फ्रूट्स के दरख्त भी थे, वहां उस दरख्तों पे बैठे परिंदे भी सो रहे होते। हर तरफ खामोशी, हर तरफ अंधेरे का राज होता और वो बच्चा अकेला चलता हुआ सीढ़ियों तक पहुंचता और सीढ़ियां चलते चलते ऊपर छत पे चला जाता। अब एक मासूम बच्चा रात की आधी रात को सीढ़ियां अबूर करके छत पे तो पहुंच गया है। अब वो इर्द गिर्द दीवारों को देख रहा है, अपनी मासूमियत से ब्लैक आसमान को देख रहा है, सितारों को देख रहा है, और वो खड़ा हुआ है। उसको किसी का खौफ नहीं है, उसको किसी का डर नहीं है। सोते हुए वो अपने सर से पांव की तरफ, पांव से सर की तरफ आवाजें, शक्लें, परिंदे, बहुत कुछ देख चुका था। रोशनी को भी देख चुका था, लेकिन अभी तक ऐसा लम्हा नहीं आया था कि वो चीख मारता, डरता या कुछ कहता। वो छत पे था। काफी देर छत पे अकेला वो रुका रहा। कितना भयानक मंजर होगा। आप छत पे जाएं तो आपका एक बेटा है जो बहुत ही छोटा सा है, 4-5 साल का है, और आप जाते हैं, वो देखते हैं कि रात, आधी रात को वो छत पे खड़ा है और ऊपर आसमान को देख रहा है। बड़ों के भी पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। वैसे तो ये एक आम सा मंजर है कि एक बच्चा रात, आधी रात को छत पे खड़ा है, लेकिन इंसान दहल जाता है कि रात को, आधी रात को ये क्यों खड़ा है, किसके साथ खड़ा है, किसके लिए खड़ा है। कुछ देर वहां छत पे गुजारने के बाद वो नीचे आया और अपने बिस्तर पे जाके सो गया। लेकिन अब एक चीज अजीबो गरीब थी। वो कांटों वाले दरख्तों पे ऐसे भाग के चढ़ जाता था जैसे वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, उसको कांटे भी नहीं लगते थे। और इतना छोटा बच्चा एकदम भागता हुआ दरख्त पे नहीं चढ़ सकता, लेकिन वो चढ़ जाता था। वो दीवारों पे भी भागना शुरू कर देता था। वो छत के ऊपर बनी हुई जो साइडों पे पर्दे होते हैं, वो दीवारें होते हैं, वो उन पे भी चढ़ जाता, घर वालों की नजरों से बच के कि कहीं घर वाले देख ना लें, डांटेंगे। लेकिन बगैर डरे खौफजदा हुए घर की वो जो ऊपर छत की दीवारें थी, वो उन पे भी भागता था, लेकिन उसको किसी किस्म का कोई डर नहीं लगता था। अब वो अक्सर उसी तरह रातों को कभी कभी उठता और घर वाले सो रहे होते, कभी छत पे, कभी दरख्तों पे। रात को भी वो अक्सर ऐसे दरख्त पे चढ़ जाता। दिन को उसकी प्रैक्टिस हो चुकी थी दरख्तों पे चढ़ने की, तो ऐसे रात को भी उठता, उसका दिल चाहता तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बाहर तक आ जाता, और जब दरख्त के पास पहुंचता तो दरख्त के ऊपर चढ़ के ऊपर जाके बैठ जाता। वो ऐसा क्यों कर रहा था उसको खुद भी नहीं पता था। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था कि उन्हीं दिनों उसके वालिद साहब सऊदीया से पाकिस्तान आ गए। आसिम बहुत खुश था कि वालिद साहब घर आए हुए थे। अपने घर काफी टाइम के बाद आए थे, तो अपने बाप से मिलके बहुत खुश था। वो हर वक्त अपने बाप के साथ लिपटा हुआ था, खेल रहा था कि एक दिन वालिद साहब कमरे में बैठे थे कि वो उनकी गोद में जाके बैठ गया और बाप के साथ बातें करते करते उनकी गोद में ही सो गया। उसकी आंख लग गई, वो गहरी नींद सो गया।
उसको सोए हुए कितनी देर हुई थी वो ये नहीं जानता था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो मंजर ही कुछ और था। कितनी देर हुई थी उसको सोते हुए, वालिद साहब कहाँ चले गए थे वो नहीं जानता था, लेकिन वो अकेला बिस्तर पर सोया हुआ था। उसकी जैसे ही आंख खुली तो उसने देखा मैं कमरे में अकेला हूं। वो उठा, दरवाजे की तरफ गया तो एहसास हुआ दरवाजा बाहर से लॉक है, बंद किया गया है। फौरन साइड पे बनी हुई खिड़की की तरफ गया तो देखा ये एक शाम का टाइम है, तकरीबन 4 से 5 बजे का टाइम। वालिद साहब, उसके बहन भाई, उसके कजन सारे बैठे हुए हैं और गप्पे मार रहे हैं। उसके छोटे कजन, उसके बहन भाई भागते फिर रहे हैं, शरारतें करते फिर रहे हैं। जिस तरह वो खेल खेलते हैं आपस में, वो सारे खेल खेल रहे हैं। साइड पे निगाह पड़ी तो वालदा बैठी कपड़े धो रही हैं। वो हैरान हो गया कि सारे बाहर बैठे हुए हैं, शाम का टाइम है, वालिद साहब भी हैं, मेरे बहन भाई भी हैं, कज़न भी आए हुए हैं, बड़े कज़न भी वालिद साहब के साथ बैठे बातें कर रहे हैं, छोटे खेल रहे हैं, अम्मी भी बैठी है, मुझे क्यों बंद कर दिया? उसने पकड़ के दरवाजे को खींचने की कोशिश की कि दरवाज़ा खुल जाए तो एहसास हुआ दरवाज़ा बाहर से लॉक है। फिर खिड़की की तरफ गया तो देखा सब अपने अपने बातों में, खेल कूद में मसरूफ़ हैं। उसने आवाज़ें दी कज़न्स को, बहन भाई को, बाप को, कपड़े धोती माँ को कि मुझे भी बाहर आना है, क्यों दरवाज़ा बंद किया है, मुझे आप लोग बाहर क्यों नहीं आने दे रहे। जब किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी तो उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, यहां तक कि ऊंची आवाज़ में उसने रोना शुरू कर दिया कि ये क्या बात है कि मुझे कमरे में बंद किया हुआ है और आप लोग बाहर हैं सारे। वो ऊंची आवाज़ में रोए जा रहा था कि उसी लम्हे उसको किसी ने पीछे से बाजू से पकड़ के हिलाया। जब उसकी नज़र बाहर थी उस शाम के मंजर में जिसमें पूरी फैमिली आपस में गप्पों में मसरूफ़ है और वो चीख रहा है, रो रहा है दरवाज़ा बंद होने पे, वहीं पे जैसे ही उसको किसी ने पीछे से पकड़ के हिलाया तो वो चीखता, वो रोता हुआ बच्चा एकदम रोते रोते, चीखते चीखते जैसे ही तेजी से मुड़ा, इस डर की वजह से कि ये किसने मुझे पकड़ा है, मुड़ के देखा तो पकड़ने वाला उसका बाप था। और जैसे उसकी निगाह बाप पे पड़ी तो एकदम से हैरान हुआ बाप को देख के, और साथ ही देखा पीछे मां खड़ी है। वो हैरान हुआ, हैं अम्मी अब्बू, ये तो अभी बाहर थे, अम्मी बाहर कपड़े धो रही थी, अब्बू कजन लोगों के पास थे, ये कैसे अंदर आ गए? वो एकदम से डर गया कि ये कौन है, ये मेरे अम्मी अब्बू तो नहीं हैं। जो वो चीख रहा था, वो रो रहा था, अभी तक रोए तो जा रहा था लेकिन उसका रोना उस अंदाज में नहीं था, उसकी आंसू भी बह रहे थे लेकिन सिसकियां जारी थीं। वो चीखें जो थीं वो बंद हो चुकी थीं, अब सिसकियों का रूप धार चुकी थीं। माँ बाप को देख के उसने कहा ये कौन है? वो समझने से कासिर था कि इसी लम्हे दोबारा से उसने मुड़ के बाहर की तरफ देखा तो बाहर घुप अंधेरा था, बाहर कोई भी नहीं था और बाहर आधी रात का वक्त था। वो एकदम से घबरा गया कि कौन सा मंजर सच्चा है और कौन सा फरेब। पीछे खड़े हुए मेरे माँ बाप हैं या बाहर का मंजर जो अभी कुछ देर पहले शाम थी और सब खुशगपियों में मसरूफ थे, अभी वहां पे घुप अंधेरा है। मंजर कौन सा सच्चा है और कौन सा झूठा, कौन सा आंखों का धोखा। थैंक यू। अभी वो सोच ही रहा था, सिसकियां भी ले रहा था तो वालिद साहब की आवाज आई, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तो उसने वालिद साहब की तरफ देखा और कहा अभी तो आप लोग वहां थे, अभी तो ये सब कुछ हो रहा था, आप अंदर कैसे आए? तो वालिद साहब ने कहा बेटा हम तो सोए हुए थे, ये आधी रात का वक्त है, लगता है तुम नींद में डर गए हो। तो उसने कहा नहीं पापा, मैं सोया हुआ नहीं था, मैं जाग रहा था। और उसने वो सब मंजर जो अभी देखे थे वालिद साहब को बता दिए। तो वालिद साहब ने उसकी वालिदा को मुखातिब करके कहा बच्चा डर गया, इसके ऊपर दम करो, इसको सुला दो।
वालिदा ने उसके ऊपर दम किया और उसको लिटा दिया। उसने आंखें तो बंद कर ली, लेकिन अभी तक वो सोच रहा था कि वो नींद में नहीं था, नींद से जागा नहीं था, कोई ख्वाब नहीं देखा था, उसने हकीकत में सब कुछ देखा था। वालिदैन उसको ख्वाब समझ रहे थे, लेकिन ये एक हकीकत थी। अब वक्त और आगे बढ़ना शुरू हो गया। उस घर में जो भी वाकयात हो रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ आसिम के साथ हो रहे थे और किसी को भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वक्त गुजरता रहा। एक दिन वो आलू बुखारे के दरख्त के नीचे कुर्सी पड़ी थी और उस कुर्सी पे बैठ गया। उस वक्त उसकी उम्र 7-8 साल की थी। ये दिन का टाइम था और कहते हैं घर में बाकी हर कोई अपने अपने कमरे में था। मैं कुर्सी पे ऐसे आराम से लेटा था कि एकदम से मुझे अपने पीछे से किसी की बात करने की आवाज आई। मैंने उस तरफ मुड़ के देखा तो बरामदे में 2 लड़के खड़े थे, एक लड़का बड़ा और एक छोटा। जो बड़ा लड़का था उसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल थी और उसने ऑरेंज कलर की शलवार कमीज पहनी हुई थी। और जो छोटा लड़का था उसकी उम्र 15 से 16 साल होगी, क्रीम कलर के उसने कपड़े पहने थे। वो कहता है जो मुझे आज भी याद है। बड़ा लड़का, दोनों के मुंह एक दूसरे की तरफ थे, वो एक दूसरे की तरफ देख के कोई बात कर रहे थे। वो आवाज को नहीं सुन पा रहा था, लेकिन अंदाज बताता था कि जो बड़ा भाई है या जो बड़ा लड़का है वो छोटे से खफा है, वो उसको डांट रहा है। वो जिस तरह उंगली का इशारा कर करके उसको कुछ कह रहा था, अंदाज बताता था जैसे वो गुस्से में है और उसको डांट रहा है। उसने पूरी कोशिश की कि उन आवाज़ों को, उन बातों को सुन सके जो वो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उसको कुछ समझ ना आई कि बड़ा लड़का गुस्से में उसको डांट रहा है और बार बार उसको उंगली से इशारे कर रहा है। वो उन्हीं को मुसलसल इस तरह घूरे जा रहा था, देखे जा रहा था कि उसकी आंखों के सामने वो दोनों लड़के वहीं एक दूसरे के सामने जो मुंह करके खड़े थे, जो बड़ा लड़का डांट रहा था, उसने देखा कि पहले बड़ा लड़का अपनी जगह से गायब हुआ और जैसे ही गायब हुआ उसी लम्हे छोटा लड़का भी उसी जगह से गायब हो गया। अब ये दिन की रोशनी का एक क्लियर मंजर था जो उसकी आंखों ने देखा था, 2 लड़कों को दिन की रोशनी में बातें करते हुए और क्लियर आंखों के सामने 1 बाय 1 गायब होते हुए। अब वो दोनों गायब तो हो चुके थे, लेकिन उसको ये भी एहसास हो चुका था जहां वो बहुत कुछ इस तरह देख रहा है, महसूस कर रहा है, डरता नहीं है, छतों पे चढ़ जाता है, दरख्तों पे चढ़ जाता है, बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें उसको खुद भी महसूस होता था वो तेज है। लाइक दरख्त पे चढ़ने पे बहुत तेजी से ऊपर चढ़ जाता है, दीवार भागते हुए डरता नहीं है और इस तरह कोई भी बच्चा दीवार पे चढ़ नहीं सकता, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ताकत है। अब जब भी वो उसी आलू बुखारे के दरख्त के नीचे आके बैठता तो कोई सीटी मार के उसको अपनी तरफ मुखातिब करता। इर्द गिर्द देखता तो कोई भी ना होता और कभी गुजर रहा होता तो उसी आलू बुखारे के दरख्त से ही सीटी मारने की आवाज आती। वो सिमत का तयन करता, उसी आलू बुखारे की तरफ देखता, उसी दरख्त की तरफ देखता, उसको अंदाजा हो जाता यहां से किसी ने सीटी मारी है। सीटी मारने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई उसको अपनी तरफ मुखातिब कर रहा हो कि इधर देखो, और वो जब देखता तो कुछ भी ना होता। अब ये सिलसिला जो शुरू था और भी उसको बहुत कुछ आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा था। उसने अभी तक किसी को कुछ बताया नहीं था कि वो क्या महसूस कर पा रहा है, उसको क्या नजर आ रहा है या उसके साथ क्या चल रहा है। उसने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की थी। उन्हीं दिनों उसकी दादी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब ये एक ऐसा वाकया, ऐसा हादसा था जो पूरे घर को गमगीन कर गया, सारा घर दुख में डूब गया। वो भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। दादी जब अल्लाह को प्यारी हुई तो उसको अपनी दादी की बहुत उसी दिन से ही याद आनी शुरू हो गई जिस दिन अभी उनकी
मैयत घर के अंदर मौजूद थी। उनका वो जिस्म जिसके अंदर से रूह निकल चुकी थी, मुर्दा जान वो जिस्म जो था कफन के अंदर लिपटा, वो घर में मौजूद था। और वो अपनी दादी के बारे में बच्चा सोच रहा था कि मेरी दादी चली गई, मुझसे कितना प्यार करती थी, मेरी दादी कितनी अच्छी थी, मेरी दादी कितनी नेक थी, लोगों का नानी की तरह कितना ख्याल रखती थी, बहुत अच्छी थी। दादी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया, मट्टी के अंदर दफना दिया गया। 2-3 दिन जब गुजर गए तो दादी का कमरा जो था वो खाली था। घर वालों ने कहा क्यों ना आसिम को और उसके भाई को ये कमरा दे दिया जाए, दादी वाला, ये दोनों बच्चे वहां पे शिफ्ट हो जाएं। आसिम को भी अपनी दादी से बहुत प्यार था, उन्स था, और जब उसको वो कमरा मिला तो वो खुशी खुशी उस कमरे में शिफ्ट हो गया, उसका भाई भी। ये शाम का वक्त था जब वो अपना कुछ सामान तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान रखता है, वहाँ पे उन्होंने उस कमरे में रख दिया और इंतज़ार करने लगे कि आज पहली रात होगी जब वो इसी कमरे में सोएंगे और आज के बाद से ये उन्हीं का ही कमरा होगा। दोनों भाई रात को अपने अपने बिस्तर में पहुंच गए, दादी के कमरे में। अभी वो सोए नहीं थे, आंखें बंद करके लेटे थे। टाइम क्या था दोनों भाई नहीं जानते थे कि वहीं पे दादी के कमरे का जो दरवाजा था एक साइड का हल्का हल्का हिलना शुरू हुआ। जब पहली दफा ये दरवाजा हिला तो आसिम की तवज्जो इस तरफ नहीं गई, उसके भाई को महसूस हो गया था, वो दरवाजे के थोड़ा सा करीब उसका बिस्तर था। उसने एक दफा आंख उठा के देखा कि दरवाजा हिला है, मेरा वहम है या वाकई दरवाजा हिला है। तो दरवाजा हिला था या नहीं हिला था या उसका वहम था, वो तयन नहीं कर पाया था। कि थोड़ी देर के बाद दूसरा दरवाजा जो दूसरी साइड का था, ठक 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 ठक, वो भी हिला। वही वाला दरवाजा, मतलब एक ही दरवाजा था, वो दरवाजा दोबारा से हिला। इस बार जब दरवाजा हिला तो आसिम के भाई ने सर उठा के देखा तो उसको नजर आया कि पहली दफा तो मैं कासिर था समझने से कि दरवाजा हिला है या मेरा वहम है। अभी उसकी आंखों के सामने दरवाजा हिल रहा था। उसी लम्हे आसिम की भी तवज्जो उसी दरवाजे की तरफ गई, क्योंकि इतना जोर से वो हिल रहा था। आसिम को भी लगा कुछ हो रहा है। जब उसने अपना सर उठाया और उसकी निगाह दरवाजे की तरफ गई तो उसने देखा दरवाजा जोर शोर से हिल रहा है। जब उसने अपना सर उठाया, दरवाजे की तरफ देखा तो भाई जो पहले ही जाग चुका था और देख रहा था, सर उठाया हुआ था, उसने जब देखा कि आसिम भी उठ गया और सर उठा के देख रहा है तो इसका मतलब है जो मैं देख रहा हूं वही मंजर दरवाजे का हिलने वाला आसिम को भी नजर आ रहा है। तो उसने मुखातिब किया आसिम को और कहा, आसिम तुम्हें नजर आ रहा है? उसने कहा हाँ भाई क्लियर नजर आ रहा है, दरवाजा हिल रहा है। ये लफ्ज अदा ही किए थे कि हाँ नजर आ रहा है, दरवाजा हिल रहा है, कि उसी लम्हे आसिम का बेड भी और उसके भाई का बिस्तर भी ठक 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 ऐसे हिलना शुरू हो गया जैसे जलजला आ रहा हो। अगर ये जलजला था तो दरवाजा जो पहले हिल रहा था वो रुक चुका था। जिस वक्त दरवाजा हिल रहा था उस वक्त बिस्तर नहीं हिल रहे थे। अब जब दोनों के बिस्तर जोर जोर से हिलना शुरू हो गए तो उस वक्त दरवाजा नहीं हिल रहा था, ना ही कमरे की कोई और चीज हिल रही थी, ना ही पंखा। जलजला आने की सूरत में सब चीजें ही हिलती हैं, खिड़कियां भी, दरवाजे भी। लेकिन इस लम्हे सिर्फ और सिर्फ दरवाजे के बाद जो रुक चुका था हिलना, अब उनके बिस्तर ठक 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 हिल रहे थे। इतना तो दोनों भाइयों को समझ आ गया था मामला गड़बड़ है। अभी वो एक दूसरे की तरफ देख के बात ही करना चाह रहे थे कि वहीं पे उसी कमरे में लगा हुआ जो बल्ब था वो जोरदार पटाखा बजा, धुज, और बल्ब फट गया। उस कमरे में वो जलने वाली जो रोशनी, वो जो बल्ब था, जब वो बेड उनके जोर जोर से हिल रहे थे कि बल्ब ही टूट गया, फट गया, टूट गया और किरचियां जमीन पे आके गिरी। तब दोनों भाइयों ने जमीन पे छलांग लगाई, अपने बिस्तर से नीचे कूद गए और बगैर जूते पहने भागते हुए
बाहर पहुंच गए। अभी मां सोई नहीं थी, मां जाग रही थी। जाके मां को बताया कि ऐसे दरवाजा हिला है, फिर बिस्तर हिले हैं और फिर बल्ब फट गया है। मां ने कहा तुम्हारा वहम है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि किसी के साथ और वाकया हुआ ही नहीं था। आज पहली दफा था कि वो आसिम और उसका भाई कुछ ऐसा बता रहे थे। लेकिन दोनों भाइयों ने फैसला किया कि अब वो इस कमरे में नहीं सोएंगे। वो इतना डर चुके थे। मां ने भी कहा हाँ ठीक है, तुम वापस अपने कमरे में शिफ्ट हो जाओ। पहली ही रात थी कि मंजर ऐसा हो गया, दरवाजे का हिलना, बेडों का बहुत ज्यादा हिलना, दोनों बेड का, और बल्ब का फट जाना, कोई आम बात नहीं थी। दोनों बच्चे इतना डर गए कि वालिदा ने भी फैसला किया कि अपने कमरे में आज के बाद सोएंगे। अब वो अपने कमरे में सोने लगे कि वहीं पे पाकिस्तान में 2005 में एक बहुत खौफनाक जल्जला आया था। एबटाबाद में शदीद किस्म का एक जल्जला आया था। और वो कहते हैं क्योंकि एबटाबाद केपीके में सबसे बड़ा घर एक कनाल 10 मरले का यानी 1.5 कनाल का उन्हीं का घर था। तो जिन लोगों के घर टूट गए वो भी पनाह लेने के लिए आसिम लोगों के घर में आ गए। इनका घर भी काफी क्रैक हो गया था, काफी जगहों से उसको भी नुकसान पहुंचा था। अब जब काफी लोग उनके घर में पनाह लिए हुए थे तो वो एक रात उसको वॉशरूम के लिए जाना था। यकीनन सी बात है, जब घर के अंदर बहुत सारे लोग पनाह लेते हैं, आपके गांव वाले लोग, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। आप प्रॉपर वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं ना, अपने बिस्तर पे, कमरे में आपको कमरा भी चेंज करना पड़ता है, रद्दो बदल हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि घर में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पनाह चाहिए, जिनकी हमने मदद करनी है। तो बहुत सारी आप कुर्बानियाँ देते हैं। अच्छी बात है, देनी चाहिए, सबको ऐसा करना चाहिए, अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं। तो वो कहते हैं हमारे घर में भी कोई ऐसा सिस्टम बन गया था कि मुझे वॉशरूम के लिए जाना था और मुझे वॉशरूम के लिए अब रास्ता कोई बचा नहीं था। घर में कमरे इस अंदाज में बने थे और इस अंदाज में कमरे इस्तेमाल में थे कि अब मुझे दादी अम्मा के कमरे से ही गुजर के जाना था। मजबूरी थी। ये वही कमरा था जिसमें दरवाज़ा हिला था, बिस्तर हिले थे, बल्ब टूटा था। और बल्ब का टूटना चलो हो सकता है खुद से फट गया हो बल्ब, वैसे घरों में बल्ब फटते नहीं हैं, बहुत कम चांस हुआ है। लेकिन वहां पे तो दरवाज़ा भी हिलाया गया था, दोनों बेड को भी हिलाया गया था, जल्जला तो आया नहीं था। ये रात का टाइम था, उसको वॉशरूम की हाजत पेश आई। अब रास्ता एक ही था कि दादी के कमरे के अंदर से गुजर के दूसरी तरफ जाना था, तब वो वॉशरूम जा सकता था। जब वो अपने बिस्तर पे उठ के बैठा तो उसने फैसला किया क्या मैं जाऊं उस कमरे से। वो डरता नहीं था, लेकिन एक ऐसा वाकया हो चुका था, अभी बच्चा था। खौफ तो हर इंसान के अंदर होता है, उसके अंदर भी था, लेकिन बाकियों की निस्बत वो बहादुर था। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसने कहा हाँ कुछ नहीं होता, मुझे दादी के कमरे से गुजरना चाहिए। वो चलता हुआ दादी के रूम के बाहर पहुंचा। दरवाजा लॉक नहीं था, लेकिन बंद किया गया था दरवाजा। वो दादी का रूम था, वहां पे रहता कोई भी नहीं था, ना ही वो जो जल्जले वाले लोग थे उनमें से भी किसी को कमरा नहीं दिया गया था। उसने दरवाजा जैसे ही खोला और उसने उस कमरे के अंदर पहला और दूसरा कदम जैसे ही रखा तो अपनी जगह पे ऐसे ठठर के खड़ा हो गया कि उसके आगे एक हैरान कुन मंजर था। नीचे जमीन पे मुसल्ला बिछा हुआ था, सफेद कपड़े पहने उसकी दादी उस मुसल्ले पे बैठी हुई थी और उसके हाथ में तस्बीह थी और उसकी दादी बैठी वहां पे तस्बीह कर रही थी। जैसे ही उसने कमरे के अंदर 2 कदम रखे, उसकी निगाह दादी पे पड़ी कि दादी बैठी इबादत कर रही हैं, सफेद कपड़े पहने, जो अल्लाह को कब की प्यारी हो चुकी हैं, अभी सामने बैठी हैं। तो उसने जैसे ही दादी की तरफ देखा तो उसी लम्हे वो जो दादी जिनका सर झुका हुआ था वो तस्बीह की तरफ मुतवज्जो थी, उन्होंने भी अपना सर उठाया और सामने खड़े आसिम की आंखों में आंखें डाल दी।
आसम कहता है, मैं दादी को खड़ा देखे जा रहा था और दादी मेरी आंखों में देखे जा रही थी। मेरे अंदर कतई हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई भी लफ्ज़ मुंह से अदा कर सकूं, क्योंकि दादी जिस तरह मुझे देख रही थी मुझे ये यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी दादी जो मर चुकी हैं, जिनको हम मनो मट्टी के नीचे दफन करके आ गए हैं, ऊपर कब्र बना के आ गए, वो दादी कैसे इस तरह मुसल्ले पे बैठी तस्बीह पढ़ रही हैं। वो इसी तरह ही बैठती थी, वो इसी तरह ही मुसल्ला बिछाती थी, इसी तरह ही तस्बीह करती थी। लेकिन जिनको घर वाले खुद दफन करके आ चुके हैं, वो इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं, मर चुकी हैं, वो कैसे इस कमरे में बैठी हैं। और यही कुछ सोचते सोचते वो कहता है, तकरीबन 4 से 5 मिनट में उसी जगह पे खड़ा रहा। दादी मुझे देखती रही और मैं उनको देखता रहा। ना दादी ने कोई बात की, ना मेरे मुंह से खौफ के मारे कोई बात निकल सकी। दादी का हाथ तस्बीह वाला जरूर चल रहा था। वो अगर कोई तस्बीह कर रही थी तो उनका हाथ तस्बीह वाला चलता जा रहा था। वो तस्बीह कर रही थी, लेकिन आंखें नहीं झपक रही थीं, आंखें सामने खड़े आसिम को देखी जा रही थी। हाथ तस्बीह कर रहा था, वो दिल ही दिल में शायद पढ़ रही थी, तो अल्लाह बेहतर जाने। आवाज सुननी बाहर से? काफी काफी 2 बज चुके हैं, रात का टाइम है। वो 4-5 मिनट इस तरह खड़ा दादी को देखता रहा। उसके बाद उसने हिम्मत की और खामोशी के साथ आगे बढ़ गया। उसने मुझे वापस नहीं जाना, डर के मुझे आगे जाना है वॉशरूम के लिए। और वो चलता हुआ वॉशरूम तक पहुंचा। जैसे कैसे वो हाजत से फारिग हुआ, वापस आया तो कमरे में कोई भी नहीं था। यह वहम नहीं हो सकता था। 4 से 5 मिनट उसने खड़े होके दादी को वहां पे देखा था, आंखों में आंखें डाल के। वापसी पे दादी नहीं थी। वो गया और कमरे में जाके लेट गया। एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि उसने दादी को देखा था। घर में तो अभी वो सैलाब वाले लोग थे, तो अब उसको अक्सर वहां से गुजरना पड़ना था। अगर कभी रात को उसकी आंख खुल जाती, उसको वॉशरूम जाना पड़ता, तो रास्ता सिर्फ वही था। जिस कमरे में अब वो था, उस कमरे में उसका वो और उसका भाई सोते थे। अगर कभी उसकी आंख खुलती, उसको वॉशरूम जाना होता, तो वो जब वॉशरूम से वापस आता था तो अंदर की कुंडी लगा के सोचता था। उसका भाई बहुत कम वॉशरूम के लिए उठता था, क्योंकि इसकी आदत थी अक्सर रातों को उठना। कभी ये पहले भी बचपन में छत पे चला जाता था, दरख्तों पे चला जाता था, बैठता था, ये वो है। भाई गहरी नींद सोया रहता था, सुबह ही उठता था। लेकिन अब एक अजीबोगरीब बात हो रही थी। वो वॉशरूम जब जाता, कभी दादी नजर आ जाती और वो दादी को देखता। दादी बात कोई नहीं करती थी, कभी कभी नजर आता था, अब अक्सर नहीं नजर आती थी। बात कोई नहीं करती थी, उसकी तरफ एक आंखों में आंखें डाल के देखती, वो भी देखता और वो गुजर जाता, रुकता नहीं था। उसको इतना अंदाजा हो गया था दादी बात नहीं करना चाहती, और वो भी बात नहीं करता था, क्योंकि जानता था कि दादी मर चुकी हैं। ये जो भी हैं, उनकी रूह है, उनका हमजाद है या जो भी है। जब उसने मुझे मुखातिब नहीं किया, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझसे कुछ कहा नहीं, तो मुझे भी गुजर जाना चाहिए। वो वापस पहुंचता, अपने कमरे की कुंडी लगाता और बिस्तर पे लेट जाता। पहली दफा भी ऐसा हुआ था जब उसका दादी के साथ आमना सामना हुआ था। 4 से 5 मिनट वो खड़ा दादी को देखता रहा, आंखों में आंखें डाले, दादी भी देखती रही। वो गया, वापस आया, दादी कमरे में नहीं थी। वो चलता हुआ अपने कमरे में आया, उसने कमरे की कुंडी लगा दी अंदर से, जो अंदर से ही खोली जा सकती थी। उसने कुंडी लगाई, जाके अपने बिस्तर पे सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो अंदर की कुंडी खुली हुई थी। भाई की बिस्तर की तरफ देखा कि शायद वो बाहर गया होगा। वो अभी भी गहरी नींद सो रहा था। और जब ऐसा 4-5 मरतबा हुआ कि वो वॉशरूम से वापस आया, कुंडी लगा के सो गया, और सुबह उठा कुंडी खुली हुई थी, तो उसने भाई से पूछा कि तुम रात को उठते हो वॉशरूम के लिए? जिस तरह बंदा जाता है, तुम जाते हो रात को, उठते हो? तो उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं उठता भाई, मुझे डर लगता है। जब वो दादी वाला वाकया हुआ था, उसके बाद तो मेरी वैसे ही हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर जा सकूं, वो भी रात को। नहीं भाई, मैं नहीं जाता।
हो भी जाए तो मैं यहीं पड़ा रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, मैं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं। तो फिर वो सोचने लग गया, अगर ये बाहर नहीं जाता तो फिर कौन है जो कुंडी को खोल देता है, जबकि मेरी आंख जिस वक्त खुलती है भाई गहरी नींद सो रहा होता है और मैं ही गया होता हूं, याद करके कुंडी लगा के आता हूं। 3-4 दफा जब ऐसा हुआ कि मैंने कहा शायद मैं नींद में कुंडी ना लगाता हूं, मेरा वहम हो, लेकिन अब तो जब मैं वापस आता था वॉशरूम से अच्छी तरीके कुंडी लगाता था, 2-3 दफा चेक करता था कुंडी लग गई है, और फिर जाके मैं सो जाता था। सुबह उठते ही कुंडी खुली होती थी। अब ये तो कोई इतनी बुरी बात या खौफनाक बात नहीं थी कि वो सोता था और सुबह उठती थी कुंडी खुली होती थी, लेकिन एक और खौफनाक बात जो हो रही थी, इसमें खुद भी परेशान हो गया। आसिम कहता है, मैं जब सुबह उठता टूथब्रश करने के लिए वॉशरूम में पहुंचा, मैंने जैसे ही मुंह के अंदर ब्रश पे पेस्ट लगाई और ब्रश करना शुरू हो गया, और मैंने मुंह से जिस तरह इंसान थूक डालता है बाहर, जब थूक डाला तो मेरे मुंह से खून निकला। मैं एकदम परेशान हो गया। फौरन मैंने कुल्ली की कि क्या हुआ, रात सोते में कोई चोट लगी है, क्या हुआ है ऐसा कि मेरे मुंह से खून निकला है। कुल्ली करने के बाद देखा, दोबारा से कुल्ली की तो अब खून नहीं था, जो भी खून के पहले कतरे और इस तरह के चीज निकले थे वो खत्म हो चुके थे। उसने कहा हो गया होगा, चोट लगी होगी, दूसरी दफा कुल्ली की नहीं निकला। फिर दूसरे दिन जब इसी तरह हुआ, वो पेस्ट करने लगा तो फिर खून निकला, तो वो फिर परेशान हो गया। उसने उंगली से अंदर टच किया कि कुछ ही जगह से खून तो नहीं निकल रहा, तो अंदाजा हुआ मुंह के अंदर किसी जगह से भी कोई जख्म नहीं है, ना ही खून निकल रहा है। लेकिन वो डरा उस वक्त जब मुंह से खून निकला और किसी जगह अंदर जख्म भी नहीं था, तो वो उस वक्त भी नहीं डरा। डरा उस वक्त जब उसको एहसास हुआ ब्रश करते हुए उसके दांतों से गोश्त के टुकड़े निकल रहे हैं, और जब उसको लगा कि ये गोश्त के टुकड़े कहां से आए, रात तो मैंने गोश्त खाया ही नहीं। इंसान है, उसने दिल को तसल्ली दी, मे भी हो गया होगा। लेकिन जब अब 1-2 दिन छोड़ के ऐसा होना शुरू हो गया कि खून भी आता था पेस्ट करते हुए और गोश्त के टुकड़े भी निकलते थे, जो इंसान चबाता है, गोश्त घर में पका हो उसको चबाता है, खाता है, उसके टुकड़े और होते हैं बारीक से जो दांतों में फंसते हैं। ये बड़े बड़े टुकड़े थे, ये उस तरह के टुकड़े नहीं थे जो इंसान खाने के दौरान रोटी के साथ खाता है। ये इतने बड़े बड़े टुकड़े थे। उसको तब एहसास हुआ ये जो खून भी मुंह से निकल रहा है ये इसी गोश्त पे लगा होता है, और ये वही गोश्त है जो उसके दांतों से निकल रहा है। यानी एक ऐसा गोश्त जो खून से भी भरा हुआ है और उसके मुंह में है। तो उसके लिए एक बहुत ही खौफनाक और भयानक बात थी कि रात को वो सब्जी खा के सोया है, दाल खा के सोया है, गोश्त उसने नहीं खाया, और सुबह पेस्ट करते हुए पता लगा कि मुंह से ऐसा गोश्त बरामद हो रहा है जो खून से लुथड़ा हुआ है। उस गोश्त पे खून भी लगा हुआ है, बड़ी बड़ी बोटियां नहीं है, छोटी छोटी हैं, खून भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पता लगता है खून भी है, मामूली है, कम है, लेकिन खून भी है। किसी बशर के साथ ऐसा हो, सुबह उठे और उसको पता लगे उसके मुंह में से छोटे छोटे गोश्त के पीस भी हैं और वो खून वाले हैं, तो इंसान कांप जाए, दहल जाए। उसने अपने दिमाग को चारों तरफ घुमाया, उसने अपने दिमाग को, हर सोच को उसने अपनाया। ये किस वजह से हो सकता है, मैं क्या खा लेता हूं, मैं क्या कर लेता हूं, ये क्या हुआ मेरे साथ। किसी भी सवाल का जवाब नहीं था सिवाय इसके कि तुम सोते नॉर्मल हो, रात को सोते हुए कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारे मुंह में गोश्त और खून आता है। उस बात पे बहुत उलझ चुका था। अभी तो ये शुरुआत थी, अभी तो आगे बहुत कुछ होने वाला था। अच्छा, उनकी जो वाकयात हैं, जिस तरह मैंने अभी काफ़ी आपको सुनाए, आगे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे एक एक को याद करना मुश्किल हो जाता है, लिख के तो नहीं बैठा होता, मुझे सारा याद करना होता है। जो मैंने सारी कहानी सुनी आसिम की, जिस तरह उन्हें शुरू में मैंने पढ़ के सुनाया, उन्होंने कहा पूरी एक मूवी है, तो इसमें कोई शक नहीं है, कहानी एक पूरी मूवी बन सकती है, मूवी है।
तो यहाँ पे पहुँचा तो मैंने कहा इसको स्टॉप कर दो, मैं इतनी सुना लूँ पहले, उसके बाद और सुनाऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि ये नहीं है कि मैं उसको पार्ट बनाने की ख्वाहिश रखता हूँ भी पार्ट जल्दी से बनाऊँ। मसला ये होता है जितना उन्होंने लिख के भेजी है मैं सारी एक लम्हे में सुनाऊंगा तो मिस कर दूंगा बहुत सारे सीन, क्योंकि ये जेन्युइन कहानी है, उनके साथ वाकयात हो चुके हैं, बहुत सारे वाकये मिस कर दूंगा। तो वो कहानी सुनाने वाला कहेगा कि मैंने आपको अपनी आप बीती सुनाई, सच्ची कहानी सुनाई, आपने वो वाली बात भी मिस कर दी, आपने वो भी मिस कर दिया, आपने वो भी मिस कर दिया, आपने वो भी मिस कर दिया। तो कोई चीज़ मिस ना हो तो मैं इतना ही सबक याद करता हूँ कि उसको कहानी बना के सुना सकूँ। सो इतना सबक याद किया और उनकी कहानी मैंने आज आपको सुना दी। ये अभी रुकी नहीं है, कंटिन्यू है, और इसका अगला पार्ट जो है कल इंशाल्लाह आप इसका पार्ट 2 सुन सकेंगे। कि अभी ये जो शुरुआत थी, खून जो मुंह से निकल रहा था, तो ये शुरुआत थी, आगे और खौफनाक होने जा रहा। तो इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं ताकि कल की भी जितने वाकयात हैं वो अच्छी तरीके याद करके और आपको सुना सकूं। अभी नींद लूँ, थोड़ी सी रेस्ट करूँ, नमाज भी पढ़नी है। तो ये थी जी आसिम की कहानी पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 कल होगा। आपकी जितनी कहानी है लोगों ने मुझे भेजी हुई हैं जी, और वो पूछ रहे हैं जी हमारी कहानी, सबकी कहानी आएगी। एक है कहानी, एक मेरी बहन ने मेरे ख्याल में भेजी हुई है, कोई भाई है वो जिसमें एक चौधरी साहब का घर है जिसमें बाहर आग लग जाती है। वो बहुत छोटी कहानी है आपकी, आप बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि मेरी कहानी। वो बहुत छोटी कहानी है, कोई और कहानी आ जाए मेरे पास उसको अटैच करके साथ में वो भी सुना दूंगा, क्योंकि वो सिंगल नहीं सुनाई जा सकती। उसमें एक दो सच्चे वाक्य, मतलब वो एक दो ही वाक्य हुआ है, वो बाहर निकले हैं तो ये था, तो उसको मुझे अटैच करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, कोई और ऐसी छोटी कहानी भी आगे आ जाए नंबर वाइज, तो इन दोनों को अटैच करके मैं आपकी कहानी भी सुना दूंगा। कहानी सबकी सुनाऊंगा। जो लोग कहानी भेज देते हैं ना, मुझसे पूछते हैं जी हमारी कहानी सुनाएंगे, हमारी कहानी सुन ली, सिर्फ वो कहानी नहीं प्रोग्राम में शामिल होगी जिसका मुझे पता नहीं लगेगा कि ये भी कहानी भेजी गई है। और मुझे पता किस कहानी का नहीं लगता जिसके नीचे आप STORY इंग्लिश में या उर्दू में लिखना भूल जाते हैं। अगर आप मुझे कहानी भेजते हैं तो आखिरी लाइन, आखिरी लफ्ज, सिर्फ एक सिंगल लफ्ज आपने लिखना है आखिरी, लास्ट में क्या, सीन टे वाओ रे छोटी है, स्टोरी उर्दू में लिखें या STORY इंग्लिश में आपने लाजमी लिखना है। अगर आप इंग्लिश में आखिरी लफ्ज स्टोरी लिखना भूल गए तो फिर आपकी कहानी मुझे पता ही नहीं लगेगा, तो मैं उसको शामिल कैसे करूंगा। वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, लिख के भी कहानी भेज सकते हैं। और ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का +92 31366555500 +92 31366555500। इस पर आप मुझे अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल होगी। और इसी नंबर पर आप जैज़ कैश भी करा सकते हैं, इजी पैसा भी करा सकते हैं सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए। और अगर बाहर मुल्क में है तो आप कैश लिख दीजिए, ओनली CASH कैश, ताकि आपको अकाउंट नंबर में आप लिख भी दीजिए कैश, और मुझे कह दीजिए कि जी हमें अपना अकाउंट नंबर सेंड करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड करूंगा, तो आप भी सैलाब ज़दगान की मदद कर सकते हैं। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।